स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल नेक्सस एजुकेशन के एग्री प्रो बैच में। शान से पढ़ाई टॉपर्स का गैंग। इसमें हम डेली आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पढ़ाते हैं जो कि एग्जाम पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उनको हम डेली एमसीक्यूज को डिटेल में सॉल्व करके आपको बताते भी हैं और उन्हें डिटेल में एक्सप्लेन भी करते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन हमसे पूछता है कि ह्यूमिक एसिड इज फ्रैक्शन ऑफ ह्यूमस विच इज। सबको ये पता है ह्यूमिक एसिड क्या है, फ्रैक्शन है ह्यूमस का। ह्यूमिक एसिड क्या है, अंश है किसका, ह्यूमिक एसिड अंश है किसका, ह्यूमस का, जो कि क्या है। आपके आगे चार ऑप्शन दे रखे हैं, सॉल्युबल इन अल्कली एंड एसिड, सॉल्युबल इन अल्कली एंड इनसॉल्युबल इन एसिड, insoluble in alkali and soluble in acid और insoluble in both in alkali and acid। बताइए इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। इसमें आपसे ये पूछा गया है कि ह्यूमिक एसिड आखिरकार है क्या, क्या वो सॉल्युबल है एल्कली और एसिड में, क्या वो एल्कली में सॉल्युबल है एसिड में सॉल्युबल नहीं है, या फिर इनसॉल्युबल है एल्कली में और एसिड में सॉल्युबल है, या फिर दोनों में ही इनसॉल्युबल है। तो बताइए इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा कि आखिरकार ह्यूमिक एसिड है क्या। बताइए आपके आगे चार ऑप्शन है, प्लीज जवाब दीजिए। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है, जो ऑप्शन जो हमारा करेक्ट है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो कि ह्यूमिक एसिड क्या है, सॉल्युबल है एल्कली में और इनसॉल्युबल है एसिड में। समझ में आया आपको कि जो ह्यूमिक एसिड है वो क्या है, सॉल्युबल है एल्कली में और इनसॉल्युबल है एसिड में। तो अब हम बात करते हैं ह्यूमस के बारे में, आखिर ये ह्यूमस है क्या। देखिए ह्यूमस क्या है, इज अ कॉम्प्लेक्स एंड असेंशियल कंपोनेंट ऑफ सॉइल। ह्यूमस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जरूरी कंपोनेंट है सॉइल का। फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि डेड प्लांट, लीव्स एंड एनिमल्स। ह्यूमस कब बनता है, ह्यूमस बनता है डिकम्पोजिशन के, किसके, ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन से। जैसे किसी डेड प्लांट का डिकम्पोज हो गया, लीव्स का हो गया, एनिमल्स का हो गया, तो क्या बनता है, ह्यूमस बनता है, जो कि बहुत ज्यादा अहम पार्ट है सॉइल का। दिस प्रोसेस इज प्राइमरली कैरिड आउट बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, फंगाई एंड अर्थवॉर्म। देखिए जो ये जो प्रोसेस है डिकम्पोजिशन की, ये कौन करते हैं, ये करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, फंगी और अर्थवॉर्म। ह्यूमस क्या है, डार्क ऑर्गेनिक मटेरियल है दैट सिग्निफिकेंटली इंप्रूव सॉइल क्वालिटी बाय एनहेंसिंग इट्स स्ट्रक्चर, वाटर रिटेंशन एंड फर्टिलिटी। ह्यूमस क्या है, डार्क कलर का होता है, काले रंग का होता है। क्या करता है, वो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, वो क्या करता है, वो मिट्टी की जो गुणवत्ता है उसको बढ़ाता है, उसके स्ट्रक्चर को अच्छा करता है, साथ ही साथ उसको में जो वाटर रिटेंशन है, मतलब पानी को पकड़ के रखने की क्षमता है, उसको भी बढ़ाता है और उसकी फर्टिलिटी भी बढ़ाता है। अब की प्रॉपर्टीज क्या है ह्यूमस की, सबसे पहला आता है सॉइल स्ट्रक्चर। ह्यूमस क्या करता है, इंप्रूव कर देता है सॉइल स्ट्रक्चर को, जो तो क्या होता है, सॉइल बहुत ज्यादा क्रम्बली हो जाती है एंड इजियर टू वर्क विद, मतलब जिसमें हम काम आसानी से कर सकते हैं। दिस हेल्प रूट्स टू ग्रो एंड अलाउ फॉर बेटर एयर एंड वाटर सर्कुलेटेड इन द सॉइल। और ये क्या करता है, अलाउ करता है हवा को और पानी को, ताकि इजिली इनका आवागमन लगा रहे। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे की पॉइंट की, जो कि है न्यूट्रिएंट रिटेंशन, मतलब ये न्यूट्रिएंट को भी पकड़ कर रखता है। इट एक्ट एज अ रिजर्वॉयर फॉर एसेंशियल न्यूट्रिएंट जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम।
स्लोली रिलीजिंग दैम टू प्लांट्स एज नीडेड। क्या करता है, स्लोली स्लोली रिलीज करता है प्लांट में, जितनी जरूरत होती है उतना उसको प्लांट को मिल जाता है न्यूट्रिएंट्स। वाटर रिटेंशन भी करता है। ह्यूमस हैज हाई कैपेसिटी टू होल्ड वाटर। ह्यूमस में एक खास बात है कि वो पानी को बहुत मतलब हाई कैपेसिटी है पानी को पकड़ के रखने की, विच इज जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्लांट की ग्रोथ के लिए, स्पेशली जब जब ड्राई कंडीशन हो। पीएच बफरिंग, इट हेल्प टू स्टेबलाइज सॉइल पीएच। ये क्या करता है, जो सॉइल का मृदा का जो पीएच है उसको क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। मेक इट लेस प्रोन टू ड्रास्टिक चेंज दैट कैन हार्म प्लांट। मतलब ये उतना चेंज नहीं होने देता है मिट्टी में, इतना चेंज नहीं आने देता है पीएच में कि प्लांट को नुकसान पहुंचे। अब हम बात करते हैं ह्यूमिक एसिड की। देखिए जो ह्यूमिक एसिड है इज वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ ह्यूमस। ह्यूमस से ही ह्यूमिक एसिड बनता है। It is a group of molecules that bind to and help plants to receive water and nutrients। ये क्या करता है, जो ह्यूमिक एसिड है ये क्या है, ग्रुप है मॉलिक्यूल का जो कि बाइंड करके रखते हैं और प्लांट को हेल्प करते हैं पानी पहुंचाने में और न्यूट्रिएंट पहुंचाने में। ह्यूमिक एसिड is formed during the decomposition of organic matter, particularly from the breakdown of lignin। ये कैसे बनता है, जब डिकम्पोजिशन होता है प्लांट का, डेड प्लांट्स का, ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होता है, तब जो लिग्निन होता है, लिग्निन करके कंपाउंड होता है उसका ब्रेकडाउन होता है, तब ह्यूमिक एसिड बनता है। ये एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है सेल वॉल का। ये क्या है, जो लिग्निन है एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है सेल वॉल का। की एक प्रॉपर्टीज एंड बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड के क्या क्या बेनिफिट हैं? देखिए सबसे पहला तो आता है क्लेशियन। ह्यूमिक एसिड कैन बाइंड टू न्यूट्रिएंट जैसे कि आयरन, मेकिंग देम मोर अवेलेबल टू प्लांट। दिस प्रोसेस इज नोन एज चिलेशियंस। देखिए जो चिलेशियन होता है इसका मतलब ये होता है, जो ह्यूमिक एसिड है वो क्या करता है, बाइंड करके रखता है न्यूट्रिएंट को, जैसे कि आयरन को। तो वो क्या करता है, जब प्लांट को जरूरत होती है तो प्लांट के लिए वो जो न्यूट्रिएंट है वो इजीली अवेलेबल हो जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, वो है सॉइल एनहेंसमेंट। इट एनहेंस, ये क्या करता है, एनहेंस करता है सॉइल एबिलिटी टू रिटेन वाटर एंड न्यूट्रिएंट, इंप्रूविंग ओवरऑल सॉइल फर्टिलिटी। इंप्रूव करता है और एनहेंस करता है सॉइल की एबिलिटी को और पानी की पकड़ने की क्षमता को। प्लांट की ग्रोथ को अच्छा करता है। ह्यूमिक एसिड क्या करता है, स्टिमुलेट करता है रूट ग्रोथ को। एनहेंस दियर प्लांट एबिलिटी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट एंड वाटर। प्लांट ग्रोथ क्या करता है, ये जो ह्यूमिक एसिड है वो क्या करता है, प्लांट ग्रोथ में हेल्प करता है। कैसे, रूट ग्रोथ को बढ़ा के, जिस वजह से क्या होता है, प्लांट ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब कर पाता है और पानी भी अब्जॉर्ब कर पाता है। माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ जाती है, जिस वजह से क्या होता है, इट प्रमोट द एक्टिविटी ऑफ बेनिफिशियल सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब जो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि मिट्टी के लिए फायदेमंद है, उनकी जो एक्टिविटी है उनको बढ़ा देता है। विच फर्दर एड्स इन न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड सॉइल हेल्थ, जो कि न्यूट्रिएंट साइकिल में और साथ ही साथ सॉइल की हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। अब डिफरेंस क्या होता है ह्यूमस और ह्यूमिक एसिड में, तो देखिए ह्यूमस रेफर टू एंटायर ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ सॉइल। ह्यूमस क्या है, एंटायर पूरा ऑर्गेनिक कंपोनेंट, सॉइल के जो भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट है उसको ह्यूमस बोलते हैं। जबकि ह्यूमिक एसिड क्या, एक स्पेसिफिक अंश है ह्यूमस का। मतलब ह्यूमस बहुत बड़ा वो है, मतलब पूरे जितने भी ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन है वो ह्यूमस है, लेकिन उसका एक फ्रैक्शन मतलब उसका एक अंश है ह्यूमिक एसिड, दैट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, जो कि इनसॉल्युबल होता है पानी में और अंडर अल्कलाइन कंडीशन, सॉल्युबल होता है पानी में और अल्कलाइन कंडीशन में, एंड कंट्रीब्यूट डायरेक्टली टू सॉइल फर्टिलिटी, और सॉइल फर्टिलिटी में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है। ह्यूमस क्या है, एक ब्रॉड टर्म है जो कि एनकम्पासिंग ऑल ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल। जितने भी ऑर्गेनिक मैटर है सॉइल में उन सबको क्या करते हैं, ह्यूमस वर्ड से क्या कर सकते हैं, वो करते हैं, इंडिकेट करते हैं। लेकिन जो ह्यूमिक एसिड है, ह्यूमिक एसिड स्पेसिफिकली इन्फ्लुएंस न्यूट्रिएंट एबिलिटी एंड सॉइल स्ट्रक्चर। लेकिन ह्यूमिक एसिड को किस लिए यूज किया जाता है, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी और सॉइल स्ट्रक्चर के लिए यूज किया जाता है। तो ह्यूमस एक ब्रॉड टर्म है, बल्कि ह्यूमस एक ब्रॉड टर्म है लेकिन उसका एक अंश मतलब उसका एक फ्रैक्शन है ह्यूमिक एसिड। तो समझ में आया आपको ह्यूमस और ह्यूमिक एसिड के बारे में। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोबियल एजेंट इज बीइंग कमर्शियली एक्सप्लॉइटेड एज बायो कंट्रोल एजेंट। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव एजेंट जैव नियंत्रण एजेंट के रूप में व्यवसायिक रूप से उपयोग किया जा रहा है। आपके आगे चार ऑप्शन है, पेनिसिलियम नोटेटम, बैसिलस सब्टिलिस, ट्राइकोडर्मा विरिडी
और स्क्लेरोटियम रोल्सफी। बताइए इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। आपको ये बताना है कि वो कौन से माइक्रोबियल एजेंट है जिनका बड़े लेवल पे, मतलब हम लोग बिजनेस कर सके, सॉरी जो बिजनेस कर रहे हैं उनके, वो लोग कमर्शियली जिसे कहते हैं हम कमर्शियली यूज किया जा रहा है, तो वो कौन से एजेंट है। आपके आगे चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ट्राइकोडर्मा विराइटी। ये क्या है, कमर्शियली काफी ज्यादा यूज हो रहा है, ठीक है, व्यवसायिक रूप में काफी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है खेती करने के लिए एज अ बायो कंट्रोल एजेंट, ठीक है। जो ट्राइकोडर्मा है, अब ये क्या है, एक स्पीसीज है किसकी, फंगस की, दैट इज वाइडली यूज्ड इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर एज बायो कंट्रोल एजेंट। मतलब जिसका इस्तेमाल किया जाता है एज अ बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये ट्राइकोडर्मा वेराइटी क्या है, ये फंगस है जिसका यूज किया जाता है एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। It is known for its ability to inhibit the growth of plant pathogen, making it an effective natural pesticide। मतलब इसमें ये क्यों जाना जाता है, ये अपनी एबिलिटी के लिए जाना जाता है, अपनी योग्यता के लिए जाना जाता है कि ये प्लांट पैथोजन की जो ग्रोथ है उनको बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है, उनको रोकता है, ठीक है। तो एक तरीके से ये नेचुरल पेस्टिसाइड का काम करता है। इसके सम की पॉइंट्स ये हैं, सबसे पहला तो भाई यही है कि ये बायो कंट्रोल एजेंट है। मतलब ये कि जो ट्राइकोडर्मा है इसका कॉमनली यूज किया जाता है वाइड रेंज ऑफ फंगल डिजीज इन क्रॉप्स। मतलब फसलों में जो फंगल डिजीजेस होती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल किया जाता है। इट डज दिस बाय पैरासिटाइजिंग हार्मफुल फंगी। मतलब ये हार्मफुल फंगी जो होता है उन पे अटैक करता है और compete करता है उन्हें किसके लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, और या फिर जो एंजाइम प्रोड्यूस हो रहे हैं दैट ब्रेक डाउन देयर सेल वॉल्स। मतलब क्या करता है ये, एक तो करता है भाई ये हार्मफुल फंगी को अफेक्ट करता है, उनसे क्या करता है, न्यूट्रिएंट के लिए कंपटीशन करता है, और ऐसे एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है जो उनकी सेल वॉल को तोड़ देता है। दूसरा इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, देखिए इसके मल्टीपल मैकेनिज्म है। द फंगस वर्क थ्रू मल्टीपल मैकेनिज्म। सबसे पहला आता है माइको पैरासिटिज्म, मतलब ये डायरेक्टली अटैक करता है और फंगी को खा जाता है। और दूसरा ये है कि ये कंपटीशन करता है। देखिए किन किन तरीकों से ये काम करता है। तो पहला तरीका तो मैंने आपको बताया भाई, डायरेक्टली अटैक कर देता है, उसको बोलते हैं माइको पैरासिटिज्म। और दूसरा होता है कंपटीशन, मतलब ये compete करता है पैथोजेनिक फंगी को फॉर स्पेस एंड न्यूट्रिएंट, देयर बाय इनहिबिटिंग देयर ग्रोथ, ताकि उनकी ग्रोथ को रोका जा सके। क्या करता है, उनसे कंपटीशन करता है न्यूट्रिएंट्स के लिए और जगह के लिए। तो जिस वजह से क्या होता है, जो फंगी जो हार्मफुल फंगी है उसको क्या होता है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है। तीसरा है हमारा एंटीबायोटिक प्रोडक्शन, मतलब ये प्रोड्यूस करता है ऐसे सब्सटेंस जो कि टॉक्सिक होते हैं दूसरे फंगाई के लिए, जो हार्मफुल फंगाई है उनके लिए। इंड्यूस्ड रेजिस्टेंस, मतलब ये क्या करता है, ट्रिगर कर देता है प्लांट को ओन डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट पैथोजन। मतलब प्लांट के अंदर क्या करता है ये, ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म ट्रिगर कर देता है जिस वजह से फंगाई अगर कोई भी पैथोजन इस पे हमला करता है प्लांट पे, तो प्लांट उससे लड़ लेता है। अब भाई इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो देखिए जो ट्राइकोडर्मा विराइडी है उसका अप्लाई फॉर सॉइल और सीड एज अ पाउडर और लिक्विड फॉर्मुलेशन। इसको आप एज अ क्या पाउडर के फॉर्म में या फिर लिक्विड फॉर्मुलेशन के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी मिक्सड विद ऑर्गेनिक मैन्योर और कंपोस्ट। ऑर्गेनिक मैन्योर और कंपोस्ट के साथ मिला के भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इट इज यूज्ड इन, और इसका यूज किया जाता है कल्टीवेशन ऑफ वेरियस क्रॉप जैसे कि सीरियल्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, सबसे पहला बेनिफिट तो ये है भाई कि इसका एनहेंस करता है प्लांट ग्रोथ बाय इंप्रूविंग रूट डेवलपमेंट। रूट डेवलपमेंट को बेहतर करता है जिस वजह से प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। इंक्रीज न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी इन द सॉइल, सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी को बढ़ा देता है और रिड्यूस कर देता है नीड ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स की, मतलब जो रासायनिक वो है पेस्टिसाइड्स है उनका इस्तेमाल क्या करता है, कम करवा देता है। इम्प्रूव सॉइल हेल्थ बाय प्रमोटिंग बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फायदेमंद है उनकी ग्रोथ को प्रमोट करके क्या करता है, मिट्टी की हेल्थ को अच्छा कर देता है। पांचवा आता है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट,
बीइंग अ नेचुरल ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये नेचुरल ऑर्गेनिज्म से मिला है, ट्राइकोडर्मा विराइडी ये क्या है, इको फ्रेंडली है और पोजेस लिटिल रिस्क टू ह्यूमन, और ह्यूमन को मतलब बहुत ही कम रिस्क होता है इससे। एनिमल और बेनिफिशियल इंसेक्ट्स, मतलब जो इंसेक्ट फायदेमंद है या फिर एनिमल्स है उनके लिए भी कोई ज्यादा खतरे की बात नहीं होती है। कॉमन यूजेस क्या है, इट इज पर्टिकुलरली इफेक्टिव अगेंस्ट सॉइल बॉर्न डिजीजेज, जो मिट्टी से उगने मतलब मिट्टी में जो बीमारियां होती हैं, जैसे कि रूट रॉट है, डैम्पिंग ऑफ है, विल्ड डिजीज है, कॉज्ड बाय पैथोजन जैसे कि फिजियोरियम पाइथियम और राइजोक्टोनिया। ये जो बीमारियां हैं इनसे ये क्या करता है, ये जो पैथोजेंस हैं जिनकी वजह से ये बीमारियां होती हैं जैसे रूट रॉट, डैम्पिंग ऑफ, विल्ड डिजीज, तो ये इनसे क्या करता है, लड़ाई लड़ लेता है, इन बीमारियों से क्या करता है, बचाकर रखता है प्लांट को। तो बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट। तो अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या पूछता है, वो हमसे पूछता है कि इन टोबैको द बेसिक एम ऑफ टॉपिंग एंड डी सकरिंग टू, मतलब तंबाकू में शीर्षक और डी सकरिंग का मूल उद्देश्य क्या है। देखिए जो टोबैको होता है, जो प्लांट की हम खेती करते हैं, तंबाकू की खेती करते हैं, तो उसमें जो ये टॉपिंग और डी सकरिंग का आखिर काम क्या होता है। तो बताइए क्या काम होता है। आपके आगे 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें कि ऑप्शन ए है हमारा रिड्यूस द प्लांट हाइट, ऑप्शन बी है हमारा एनकरेज ब्रांचिंग, ब्रांचिंग जो होती है उसको एनकरेज करने के लिए, पहला था हमारा कि हाइट को कम करने के लिए, दूसरा है ब्रांच को इंक्रीज करने के लिए, या फिर तीसरा जो कि हमारा सी है ऑप्शन वो है डाइवर्ट एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम फ्लावर हेड टू लीव्स, मतलब फ्लावर हेड से जो एनर्जी जो फ्लावर हेड में जा रही है उसको कहाँ ट्रांसफर करें, कहाँ डाइवर्ट करें उस एनर्जी को, पत्तियों में डाइवर्ट करें। और ऑप्शन डी आपके पास प्रोटेक्ट द प्लांट अगेंस्ट लॉजिंग, मतलब पौधे को गिरने से बचाने के लिए हम करते हैं। तो जो ये दोनों है टॉपिंग और डीसैकरिंग आखिर हम करते क्यों हैं, मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए, बताइए इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। देखिए हम लोग टोबैको में जो टॉपिंग और डीसकरिंग होता है वो हम इसलिए करते हैं ताकि जो उसकी एनर्जी है, वो जो एनर्जी फ्लो है वो पत्तियों में रहे, ना कि कहाँ जाए, फ्लावर हेड में जाए। क्योंकि जब पत्तियों में जाएगा तो क्या टोबैको की पत्तियों का ही तो इस्तेमाल होता है, तो जो क्या पत्तियों की क्वालिटी जो होती है वो अच्छी हो जाती है। ठीक है, अब हम जानते हैं, मैंने 2 वर्ड्स का यूज करा, टॉपिंग और डीसकरिंग। अब ये टॉपिंग और डीसकरिंग होता क्या है। तो देखिए जो टॉपिंग है और डीसकरिंग है, एक क्रूशियल कल्चरल प्रैक्टिस है इन द कल्टीवेशन ऑफ टोबैको प्लांट, मतलब जब हम तंबाकू की खेती करते हैं उसमें इसका बहुत अहम रोल है। दीज प्रैक्टिसेस आर प्राइमली एम्ड एट इंप्रूविंग द क्वालिटी एंड यील्ड ऑफ टोबैको लीव्स विच आर द वैल्यूएबल पार्ट ऑफ द प्लांट फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन। मतलब ये कि इसका एम होता है ताकि जो पत्तियां हैं, तंबाकू की पत्तियां हैं, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए और उसकी ईल्ड को भी बढ़ाया जाए, जो कि बहुत ज्यादा वैल्यूएबल प्लांट होता है फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन। अब यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है डिटेल में टॉपिंग के बारे में। देखिए टॉपिंग की डेफिनेशन ये है, टॉपिंग डेफर्स टू द रिमूवल ऑफ फ्लावर हेड फ्रॉम द टोबैको प्लांट, मतलब प्लांट जो तंबाकू का पौधा है उसके ऊपर से क्या करें हम, फ्लावर प्लांट को अगर रिमूव कर देते हैं, उसको हटा देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, हम टॉपिंग बोलते हैं। दिस इज यूजुअली डन व्हेन द प्लांट हैज रीच्ड द फ्लावरिंग स्टेज, ये हम जब करते हैं जब पौधा क्या कहाँ पहुंच जाता है, फ्लावरिंग स्टेज पर पहुंच जाता है। इसका पर्पस जैसे कि मैंने आपको बताया, जो एनर्जी है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है फ्लावर और सीड्स में, उसको क्या करा जाए, उसका फ्लो रोक के वो फ्लो कहाँ होना चाहिए, पत्तियों में होना चाहिए। बाय रिमूविंग द फ्लावर हेड द प्लांट रीडायरेक्ट इट्स एनर्जी टुवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ लीव्स, मतलब पत्तियों की डेवलपमेंट में वो एनर्जी का यूज होता है, विच आर इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, जो कि क्या है, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट है, पार्ट है किसका, प्लांट का। टाइमिंग क्या होती है टॉपिंग की, देखिए टॉपिंग यूजुअली जब की जाती है व्हेन अबाउट 10 to 25% ऑफ द प्लांट इन अ फील्ड स्टार्ट्स टू फ्लावर, मतलब जो फ्लावरिंग है
हमारे जो फील्ड में फ्लावरिंग है वो 10 से 25% स्टार्ट हो गई हो। दिस टाइमिंग एंश्योर दैट द प्लांट हैज डेवलप्ड सफिशिएंट लीफ बायोमास बिफोर द फ्लावरिंग इज हार्टेड। मतलब फ्लावरिंग होने से पहले पहले, रुकने से पहले पहले क्या होना चाहिए, सफिशिएंट लीफ बायोमास हो जाना चाहिए, मतलब जो प्रॉपर अमाउंट में जो पत्तियां हैं वो ग्रो कर जानी चाहिए। मेथड क्या है, देखिए जो टॉपिंग कैन बी डन मैन्युअली बाय पिंचिंग ऑफ द फ्लावर हेड और यूजिंग स्पेशलाइज्ड मैकेनिकल टॉपिंग इक्विपमेंट। देखिए टॉपिंग या तो आप हाथ से ही कर सकते हैं क्योंकि आपको फ्लावर हेड ही तो हटाना है, लेकिन आप वो नहीं कर सकते हाथों से, ये ज्यादा बड़ा एरिया है, तो एक स्पेशलाइज्ड टॉपिंग इक्विपमेंट आते हैं, उनका यूज भी किया जा सकता है। इसके बेनिफिट क्या है, इसके बेनिफिट ये है जो साइज और थिकनेस ऑफ लीव्स की, पत्तियों की, वो बढ़ जाती है। इंप्रूव होता है ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द टोबैको लीव बाय कंसंट्रेटिंग न्यूट्रिएंट्स इन द लीव्स। मतलब ये कि क्या कर सकते हैं, पत्तियां जो होती हैं उनकी क्वालिटी इंप्रूव होती है क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट की क्वांटिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। हेल्प इन यूनिफॉर्म राइपनिंग ऑफ द लीव्स मेक द हार्वेस्ट प्रोसेस मोर एफिशिएंट। मतलब जो राइपनिंग हो रही है, जो पत्तियां पक रही हैं, वो क्या होती हैं, यूनिफॉर्मली पकती हैं, मतलब एक साथ होता है, जिस वजह से क्या होता है, जो हमारी हार्वेस्टिंग है वो आसान हो जाती है। दूसरा है हमारा डीसकरिंग। डीसकरिंग होता है इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ साइड शूट और सकर्स। मतलब जो साइड में शूट्स निकल रही हैं उनको रिमूव करना, उसको क्या बोलते हैं, डीसकरिंग बोलते हैं। दैट डेवलप फ्रॉम एक्सिल ऑफ लीव्स आफ्टर द प्लांट हैज बीन टॉप्ड। मतलब ये जब डेवलप होते हैं, जब क्या करते हैं हम, एक्सिल होता है पत्तियों का, उसको क्या करते हैं, फ्रॉम द एक्सिल ऑफ लीफ आफ्टर द प्लांट हैज बीन टॉप्ड। मतलब जब प्लांट की टॉपिंग कर देते हैं उसके बाद क्या होता है, साइड में से शूट्स निकलनी शुरू हो जाती हैं, तो उसको हटाने को क्या कहा जाता है, डीसकरिंग कहा जाता है। तो ये करते क्यों है, देखिए आफ्टर टॉपिंग टोबैको प्लांट्स टेंड टू प्रोड्यूस सकर्स एज अ नेचुरल रिस्पांस टू द रिमूवल ऑफ मेन फ्लावर हेड। मतलब मेन फ्लावर हेड के रिमूवल का जब रिमूव कर देते हैं तो क्या होता है, रिस्पांस में पौधा साइड में से क्या करता है, ब्रांच, वो शूट निकालनी शुरू कर देता है, जिसे हम सकर बोलते हैं। अगर ये सकर आर नॉट रिमूव, दे कैन डाइवर्ट न्यूट्रिएंट अवे फ्रॉम द लीव्स रिड्यूसिंग देयर साइज, क्वालिटी एंड वेट। मतलब अगर हमने ऐसा नहीं करा, उस सकर को नहीं हटाया, तो जो न्यूट्रिएंट है वो डाइवर्ट हो जाएंगे किस तरफ, पत्तियों की तरफ, जिस वजह से उनकी जो पत्तियों का साइज है वो छोटा हो जाता है, क्वालिटी और वेट पे भी बहुत असर पड़ता है। मेथड क्या है डीसकरिंग के, देखिए मैनुअली डीसकरिंग कर सकते हैं, जैसे कि फिजिकली रिमूविंग द सकर बाय हैंड, अपने हाथों से ही हटा सकते हैं। और ये एक लेबर इंटेंसिव एंड मे नीड टू बी रिपीटेड मल्टीपल टाइम एज न्यू सकर्स कैन कंटिन्यू टू इमर्ज। मतलब ये कि ये एक लेबर इंटेंसिव है, वर्क है, मतलब इसमें लेबर की जरूरत ज्यादा पड़ती है, और इसमें साथ ही साथ ना क्या समय समय पे ये करवाना पड़ता है, डीसकरिंग करवाना पड़ता है, क्योंकि क्या होते हैं, जो सकर्स हैं आप रिमूव करते जाओगे, नए नए सकर्स निकलते चले जाएंगे, तो आपको क्या करना है, उनको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेबर की जरूरत पड़ेगी। केमिकल डीसकरिंग होता है, देखिए जो केमिकल एजेंट है, जैसे जो सकर कंट्रोल एजेंट्स होते हैं या फिर कॉन्टेक्ट सक्रिसाइड्स होते हैं, ये उनको यूज किया जा सकता है टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ सकर। ये केमिकल क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सकर को, या फिर उन्हें मार देते हैं व्हेन दे आर वेरी स्मॉल, जब वो बहुत छोटे होते हैं। टाइमिंग क्या होती है डीसकरिंग की, देखिए डीसकरिंग इज टिपिकली डन शॉर्टली आफ्टर टॉपिंग एंड मे नीड टू बी रिपीटेड सेवरल टाइम थ्रू आउट द ग्रोइंग सीजन। मतलब ये कि जो डीसकरिंग है उसको टिपिकली जब किया जाता है, जब टॉपिंग हो चुकी होती है, उसके कुछ समय बाद की जाती है, क्योंकि उसके कुछ समय बाद ही क्या होते हैं, साइड में से शूट्स निकलनी चालू हो जाती हैं। और ये क्या करते हैं, सेवरल टाइम्स हमें इसे परफॉर्म करना होता है थ्रू आउट द ग्रोइंग सीजन। देखिए बेनिफिट क्या है इसके, इसके बेनिफिट है एंश्योर दैट द प्लांट्स एनर्जी इज फोकस्ड एंटायरली ऑन लीफ डेवलपमेंट। इसका मेन फोकस यही रहता है कि जो लीफ में जो पत्तियों का डेवलपमेंट है वो क्या हो, अच्छा हो, जो भी प्लांट की एनर्जी है वो पत्तियों की तरफ डाइवर्ट हो। रिड्यूस करता है कंपटीशन फॉर न्यूट्रिएंट एंड वाटर बिटवीन द लीफ एंड सकर। मतलब लीफ और सकर के बीच में जो पानी और न्यूट्रिएंट के लिए कंपटीशन होगा उसको कम कर देता है, लीडिंग टू लार्ज एंड हाई क्वालिटी लीव्स, जिस वजह से क्या होता है, पत्तियां लार्ज होती हैं और हाई क्वालिटी की होती हैं। हेल्प्स इन इवन राइपनिंग ऑफ लीव्स एंड सिमिलर टू टॉपिंग। मतलब ये भी एक तरीके से हेल्प करता है कि जितनी भी पत्तियां हैं वो साथ में पकें। ओवरऑल बेनिफिट्स ऑफ टॉपिंग एंड डिसकरिंग ये है कि एनहेंस करना लीफ क्वालिटी को, दूसरा है इंक्रीज करना यील्ड को, और तीसरा है यूनिफॉर्म हार्वेस्टिंग मिले हमें। तो ये क्या है, ओवरऑल बेनिफिट होते हैं टॉपिंग एंड डिसकरिंग के। तो मैंने आपको बताया टॉपिंग और डिसकरिंग टोबैको में क्या होता है, क्या रोल प्ले करते हैं। हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो हमसे क्या पूछता है, क्वेश्चन नंबर 4 पूछता है कि फॉर शुगर केन
नाइट्रोजन फर्टिलाइजर एप्लीकेशन हैज टू बी कंप्लीटेड विद इन डैश डेज आफ्टर प्लांटिंग फॉर बेटर शुगर कंटेंट इन शुगर केन। मतलब जब हम गन्ने की खेती करते हैं तो उसमें जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर एप्लीकेशन करते हैं, नाइट्रोजन के फर्टिलाइजर का अप्लाई करते हैं, वो कितने दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए आफ्टर प्लांटिंग। प्लांटिंग के बाद वो कितने दिनों में क्या होना चाहिए, कंप्लीट हो जानी चाहिए नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की एप्लीकेशन, ताकि जो शुगर कंटेंट है शुगर केन में वो अच्छा हो। देखिए, बेहतर शर्करा सामग्री के लिए गन्ने में नाइट्रोजन उर्वरक का अनुप्रयोग रोपण के बाद कितने दिनों के भीतर पूरा हो जाना चाहिए। बताइए इन चार ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो है हमारा 20 दिन, दूसरा है हमारा 40 दिन, ऑप्शन सी है आपके पास 60 दिन और ऑप्शन डी आपके पास 80 दिन। बताइए इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। मतलब 60 दिन के अंदर अंदर क्या होनी चाहिए, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए शुगर केन में, गन्ने में, ताकि जो शुगर केन में जो शुगर कंटेंट है वो अच्छा हो, बेटर हो। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछता है, वो पूछता है कि पोस्टपोनिंग ऑफ फर्स्ट इरिगेशन टू 40 to 45 डेज आफ्टर सोइंग इज ऑलवेज रेफरेबली फॉर कॉटन क्रॉप। मतलब कपास की फसल के लिए बुआई के बाद पहली सिंचाई को 40 से 45 दिनों तक टालना हमेशा बेहतर होता है। अब ये बेहतर क्यों होता है, तो आपके आगे चार ऑप्शन है। प्रमोट सिंपोडियल ब्रांचिंग, बी है आपके पास प्रिवेंट एक्सेसिव ग्रोथ, सी है आपके पास प्रमोट अर्ली फ्लावरिंग, ऑप्शन डी है आपके पास प्रमोट मोनोपोडियल ब्रांचेस। बताइए इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, इसमें हम इसलिए करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, पहले इरिगेशन को 40 से 45 दिन तक टालते हैं। कपास की खेती में, मतलब कॉटन की खेती में हम क्या करते हैं, 40 से 45 दिन पहले इरिगेशन को टालते हैं। क्यों? क्योंकि जो एक्सेसिव ग्रोथ है उसको रोका जा सके, जो मतलब एक्स्ट्रा में ग्रोथ हो रही है वो ग्रोथ ना हो। इसलिए हम क्या करते हैं, पहली इरिगेशन जो पहली सिंचाई देते हैं वो 40 से 45 दिन के बाद देते हैं, बोने के बाद। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6। वो है द कोहेसिवनेस एंड टेंडरनेस ऑफ कुक्ड राइस डिपेंड लार्जली ऑन। मतलब पके हुए चावल की चिपचिपाहट और कोमलता मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है। मतलब जब आप चावल पकाते हो तो वो क्या हो जाते हैं, चिपचिपे हो जाते हैं और नरम हो जाते हैं। तो आखिर ये होता क्यों है, किसकी वजह से ये होता है। तो आपके आगे चार ऑप्शन है। देखिए, द परसेंटेज ऑफ एमाइलोस, ये अमाइलोज की स्पेलिंग गलत है, AMYLOS होता है, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ अमाइलोपेक्टिन, द प्रपोर्शन ऑफ अमाइलोज एंड प्रोटीन, या फिर द प्रपोर्शन ऑफ अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, या तो परसेंटेज ऑफ अमाइलोज की वजह से, या फिर परसेंटेज ऑफ अमाइलोपेक्टिन की वजह से, या फिर अमाइलोज और प्रोटीन के प्रपोर्शन की वजह से, या फिर अमाइलोज या अमाइलोपेक्टिन के प्रपोर्शन की वजह से चावल में चिपचिपाहट या फिर नरमता या कोमलता रहती है। तो बताइए इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी। प्रपोर्शन ऑफ अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन की वजह से चावल में चिपचिपाहट और कोमलता रहती है।
तो बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमसे पूछता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ निपिंग इन ग्रेन, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अनाज में निपिंग की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। मतलब एक तरीके से ये पूछा गया है कि हम निपिंग को एग्रीकल्चर में जब हम निपिंग करते हैं तो वो निपिंग होता क्या है। देखिए आपके आगे 4 ऑप्शन है। ट्रीटिंग द सीड विद राइजोबियम कल्चर, उसको निपिंग बोलते हैं। या फिर टाइंग द ब्रांचेस टू अवॉइड लॉजिंग, उसको निपिंग बोलते हैं। ऑप्शन सी है आपके पास पिकिंग ग्रीन लीव्स फॉर वेजिटेबल पर्पस, उसको निपिंग बोलते हैं। या फिर ऑप्शन डी प्लग द एपिकल बर्ड टू प्रमोट ब्रांचेस, उसको निपिंग बोलते हैं। बताइए इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी। मतलब हम एपिकल बर्ड को रिमूव करते हैं ताकि ब्रांचेस बढ़ सके, उसको हम निपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निपिंग बोलते हैं। देखिए अब निपिंग होता क्या है। देखिए निपिंग होता है, निपिंग इन्वॉल्व्स मैन्युअली रिमूविंग और पिंचिंग ऑफ द टर्मिनल बर्ड। मतलब जो टर्मिनल बर्ड होता है उसको पिंच करना या रिमूव करने को निपिंग बोलते हैं। द टॉप ग्रोइंग पॉइंट जो होता है, जो ऊपर का सबसे ऊपर का टॉप ग्रोइंग पॉइंट होता है ऑफ अ प्लांट, दिस प्रोसेस इज यूजुअली डन व्हेन द प्लांट हैज ग्रोन टू अ सर्टेन हाइट। मतलब ये प्रोसेस को हम जब करते हैं जब पौधा एक सर्टेन हाइट पे पहुंच जाता है, टिपिकली आफ्टर इट हैज डेवलप्ड अ फ्यू सेट्स ऑफ लीव्स। मतलब उसमें कुछ सेट्स ऑफ लीव्स आ जाते हैं तब। अब पर्पस क्या होता है निपिंग का? भाई पहला पर्पस तो होता है प्रमोट करना ब्रांचिंग को, ठीक है। इंक्रीज होती है यील्ड को। बाय रिमूविंग द टर्मिनल बर्ड द एपिकल डोमिनेंस द टेंडेंसी ऑफ द मेन शूट टू ग्रो मोर स्ट्रांगली देन द साइड शूट इज रिड्यूस्ड। मतलब ये क्या करते हैं जब हम टर्मिनल बर्ड को रिमूव करते हैं, जो जो एपिकल डोमिनेंस होता है, एपिकल डोमिनेंस क्या होता है? टेंडेंसी होती है मेन शूट की क्या करना? ग्रो करना मोर स्ट्रांगली देन द साइड शूट्स। ये क्या होती है? कम हो जाती है। दिस इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ लेटरल ब्रांचेस लीडिंग टू अ बुशियर प्लांट। मतलब जिस वजह से क्या होता है, जो साइड ब्रांचेस होती हैं वो ज्यादा निकलती हैं, जिस वजह से पौधा कैसा हो जाता है? बुशी हो जाता है। इंक्रीज ईल्ड, ईल्ड को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है। मोर ब्रांचेस मतलब ज्यादा साइड्स ऑफ फ्लावर और पॉट्स होंगे, जिस वजह से क्या होता है? इंक्रीज हो जाती है ईल्ड। इंप्रूव होता है एयर सर्कुलेशन। बुशियर प्लांट विद मोर ब्रांचेस कैन इंप्रूव एयर सर्कुलेशन विद इन द प्लांट। प्लांट के अंदर इंप्रूव हो जाता है एयर सर्कुलेशन जब ज्यादा ब्रांचेस होते हैं, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ फंगल इन्फेक्शन एंड पेस्ट इन्फेस्टेशन। ऑप्टिमाइज रिसोर्स यूजेस, मतलब निपिंग कैन हेल्प द प्लांट टू बेटर यूटिलाइज द अवेलेबल न्यूट्रिएंट। जब हम निपिंग करते हैं वो क्या करता है? प्लांट को हेल्प करता है ताकि वो न्यूट्रिएंट जो अवेलेबल है उनको अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सके। पानी को, सनलाइट को, बाय डायरेक्टिंग द प्लांट्स एनर्जी इनटू मोर प्रोडक्टिव एरिया। मतलब प्लांट को ज्यादा प्रोडक्टिव एरिया तक जो न्यूट्रिएंट है, वाटर है, सनलाइट है, उनको क्या कर सके? जहां ज्यादा प्रोडक्टिव एरिया वहां तक उस एनर्जी को पहुंचाया जा सके। अब वो फसलें जहाँ पे निपिंग कॉमनली यूज होती है, सबसे पहले तो आता है भैया चने की फसल। दूसरी आती है अपनी लेंटिल। सर्टेन वेराइटीज ऑफ पीस, मटर में भी इस्तेमाल होता है। कॉटन, कुछ कुछ केसेस में कॉटन में भी इस्तेमाल होता है। हाउ टू परफॉर्म निपिंग, निपिंग कब 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 परफॉर्म होती है? देखिए भैया उसके सबसे पहले आती है टाइमिंग। तो द प्रोसेस इज यूजुअली डन व्हेन द प्लांट रीच अबाउट 20 to 25 सेंटीमीटर इन हाइट। ये जब होता है जब प्लांट क्या होता है, एक क्या होता है, जब प्लांट 20 से 25 सेंटीमीटर की हाइट पे पहुंच जाता है तब हम करते हैं। और आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ 5 to 6 लीव, मतलब 5 से या 6 लीव्स हो जाती हैं तब इसको हम परफॉर्म कर सकते हैं। मेथड क्या है? द टिप ऑफ द प्लांट इंक्लूडिंग द टॉप मोस्ट लीफ और टू इज पिंच्ड ऑफ यूजिंग फिंगर और स्मॉल टूल। जो अपना जो टॉप मोस्ट लीफ होती है उसको या तो पिंच ऑफ कर दो या फिर विद द यूज ऑफ फिंगर्स, अपनी उंगलियों की मदद से या फिर टूल की मदद से भी आप ये कर सकते हो। बेनिफिट्स क्या है भाई? इसके बेनिफिट तो यही है भाई, एनहेंस करता है ब्रांचिंग को, बेटर पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट, इंक्रीज करता है क्रॉप यील्ड को। लिमिटेशन ये है इसके दी, अगर ये प्रॉपरली नहीं किया जाता है तो ये स्ट्रेस क्रिएट कर देता है प्लांट में।
इट रिक्वायर लेबर एंड टाइम मेकिंग इट इम्प्रैक्टिकल फॉर लार्ज फील्ड विदाउट मैकेनाइजेशन। मतलब ये अगर मान लीजिए आपको बड़े फील्ड पे करना है तो आपको लेबर चाहिए ही चाहिए होगी और टाइम भी ज्यादा लगता है, तो इसकी ये दो लिमिटेशंस थी। तो बढ़ते हैं आगे, से पूछता है कि अ फर्टिलाइजर विच सप्लाई 3 एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट। मतलब नीचे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, चार फर्टिलाइजर्स के नाम दे रखे हैं। इन चारों फर्टिलाइजर्स में नाम बताना है आपको कि कौन सा फर्टिलाइजर है जो 3 एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट देता है। डीएपी, एमओपी, एसएसपी या फिर एसओपी। बताइए इन चारों फर्टिलाइजर में से कौन सा फर्टिलाइजर है जो एक फर्टिलाइजर ही तीनों प्लांट एसेंशियल न्यूट्रिएंट दे देता है। बताइए इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, एसएसपी। एसएसपी क्या है? सिंगल सुपर फॉस्फेट। ये क्या है? ये एक अकेला ऐसा न्यूट्रिएंट सॉरी फर्टिलाइजर है जो तीनों प्लांट एसेंशियल न्यूट्रिएंट को प्रोवाइड करता है। देखिए, अब वो तीनों कौन कौन से हैं? एसएसपी इज अ पॉपुलर फॉस्फोरस फर्टिलाइजर है जो कि यूज होता है एग्रीकल्चर में। ये 3 एसेंशियल न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराता है। सबसे पहला तो भैया हमारा फॉस्फोरस है, P2O5। ठीक है, 16 से 20% फॉस्फोरस इसमें प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ P2O5, विच इज वाइटल फॉर रूट डेवलपमेंट, फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग इन प्लांट। ठीक है, फ्लावरिंग फ्रूटिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जो कि दूसरा आता है हमारा कैल्शियम। एसएसपी ऑल्सो कंटेन कैल्शियम अबाउट 16 to 20% कैल्शियम होता है इसमें, विच हेल्प इन स्ट्रेंथनिंग द प्लांट सेल वॉल। जो क्या करता है? प्लांट की सेल वॉल को मजबूती देता है। देयर बाय इंप्रूविंग प्लांट स्ट्रक्चर एंड डिजीज रेजिस्टेंस। मतलब इंप्रूव करता है प्लांट स्ट्रक्चर को, डिजीज रेजिस्टेंस बनाता है। तीसरा आता है सल्फर। देखिए जो एसएसपी होता है उसमें 11 से 12% सल्फर होता है जो कि इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होता है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस एंड क्लोरोफिल फॉर्मेशन इन प्लांट, और क्लोरोफिल फॉर्मेशन के लिए भी जरूरी होता है। सल्फर ऑल्सो एड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ वाइटामिन एंड एंजाइम विद इन द प्लांट। और सल्फर क्या करता है? साथ ही साथ वाइटामिन और एंजाइम का प्रोडक्शन भी करता है प्लांट में। तो एसएसपी देखा, तीन न्यूट्रिएंट जो है एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट है उन्हें प्रोवाइड करता है। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो हमसे पूछता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर कंटेन वाटर सॉल्युबल फास्फोरस। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक घुलनशील फास्फोरस को शामिल करता है। मतलब ऐसा कौन सा फर्टिलाइजर है? ये नीचे तीन फर्टिलाइजर के नाम दे रखे हैं। इनमें से कौन से ऐसे फर्टिलाइजर हैं जो कि क्या करते हैं? वाटर सॉल्युबल फास्फोरस को रखते हैं। आपके आगे चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए एसएसपी सिंगल सुपर फॉस्फेट, ऑप्शन बी आपके पास डाई अमोनियम अमोनियम फॉस्फेट डीएपी, और तीसरा है मोनो अमोनियम फॉस्फेट। बताइए इन, या फिर बोथ ए एंड सी, या फिर दोनों ए और सी। बताइए इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी। मतलब ए और सी, मतलब सिंगल सुपर फॉस्फेट और मोनो अमोनियम फॉस्फेट, ये दोनों ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये ही दोनों जो हैं वो वाटर सॉल्युबल फास्फोरस को रखते हैं, कंटेन वाटर सॉल्युबल फास्फोरस। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो है हमारा कि हाइब्रिड राइस फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन वाज फर्स्ट इवॉल्व्ड इन। मतलब व्यवसायिक उत्पादन के लिए हाइब्रिड चावल सबसे पहले कब विकसित किया गया था। मतलब जो हाइब्रिड राइस है वो बड़े पैमाने पे प्रोडक्शन के लिए, कमर्शियली प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले इवॉल्व कहाँ हुए थे। आपके आगे चार ऑप्शन है, इंडिया, चाइना, जापान और यूएसए। बताइए इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, चाइना क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। मतलब चाइना ही ऐसी कंट्री है जहां पे सबसे पहले हाइब्रिड राइस का कमर्शियल प्रोडक्शन चालू हुआ था।
तो यहाँ तक थी हमारी आज की क्लास। तो अगर आपको मेरा पढ़ाया गया अच्छा लगा हो या अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, उस पे 3 या 4 व्यूज़ ही आते हैं तो बहुत दिल दुखी होता है। तो प्लीज़ 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 चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thanks for watching.